Hello students, in this lecture I will discuss about the next example of morphological and anatomical evidence, and the next example is atavism or reversion. I have discussed about homologous organ, analogous organ, connecting link, vestigial organ. Next is atavism or reversion. What is atavism or reversion? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे वेस्टिजियल फीचर हैं जो कि नॉन फंक्शनल हैं पॉजेजर्स में, समटाइम्स दीज फीचर्स रीअपियर इन द ऑर्गेनिज्म. अगर ये रीअपियर हो जाते तो ये एक एविडेंस होता है कि कभी ना कभी ये जरूर फंक्शनल थे, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल हो गए. तो हो सकता है कि ये नॉन फंक्शनल रहे कुछ समय तक, लेकिन कभी कभार वो फीचर भी जो प्रोजेनी आती है, जो बेबी आता है, उसमें वो अपियर होता हुआ दिखता है. अगर कोई वेस्टिजियल फीचर हमारा फिर से फंक्शनल होकर के अपियर होता है, देन दैट फेनोमेनन इज रिवर्सन और एटाविज्म कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास कई सारे हैं. जैसे उसमें से एक एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन देखा जाता है, दैट इज बेबी विथ स्मॉल टेल. हमें हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पता है कि इन आवर वर्टिब्रल कॉलम सम vertebra are present, and these vertebra are cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal और caudal vertebra. ये जो coccygeal और caudal vertebra होता है ये हमारे पास फ्यूज हो जाता है, वेस्टिजियल होता है, क्योंकि अब ये इनका फंक्शन होता है टेल का फॉर्मेशन करना. तो हमारे पास टेल तो है नहीं, तो ये टेल बोन है और ये टेल बोन फ्यूज होकर के वेस्टिजियल हो जाता है. तो समटाइम्स दिस caudal vertebra are free in the baby and thus baby born with a small tail. अगर ऐसा होता है तो बेबी स्मॉल टेल के साथ बर्थ लेता है, तो ये क्या हो गया, ये रिवर्जन हो गया, क्योंकि हमारे एंसेस्टर को टेल होते थे. तो हमारे पास नॉन फंक्शनल हो गया, वेस्टिजियल वर्टिब्रा है ये, लेकिन कभी कभी ये अपियर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सन या एटाविज्म होगा. ठीक है, समटाइम्स हमारे बॉडी में जो हेयर्स हैं, ये हेयर्स का फंक्शन था प्रोटेक्शन, बाहर के हीट से, कोल्ड से, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये बॉडी हेयर्स होते थे. तो फिर हमने प्रोटेक्शन के लिए क्लोथ लेना शुरू किया, जिसके कारण हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के हेयर चले गए. तो जब हेयर हमारा कम हो गया, ये जो बॉडी हेयर्स थे, जो है बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंटली भी, ये वेस्टिजियल है, क्योंकि ये फंक्शन अब हमें नहीं भी ये हेयर्स रहेंगे तो भी हमें कोई इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लोथ लेकर के उसको क्या करते हैं तो वो फंक्शन को कर जाते हैं. तो हमारा धीरे धीरे हेयर्स रिड्यूस हो गया. लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ बेबी का बर्थ होता है जिसके पास पूरे बॉडी पर डेंस हेयर प्रेजेंट होता है. अगर बेबी को पूरे बॉडी पर डेंस हेयर होता है, देन दिट इज ऑल्सो ए वेस्टिजियल फीचर का रीअपियरेंस, क्योंकि और ऐसे बेबी जो कि बहुत सारे हेयर्स के साथ बर्थ लेता है उसको हम लोग लायन बॉय कहते हैं. तो ये हुआ हमारे पास कुछ वेस्टिजियल फीचर का फिर से रीअपियर हो जाना. वैसे ही कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई ह्यूमन बींग होता है जो कि अपने पिन्ना को मूव कर सकता है. आपको बताया था पिछले क्लास में, पिन्ना के पास ऑरिकुलर मसल्स होते हैं जिसके हेल्प से कुछ एनिमल्स पिन्ना को मूव करते हैं. हमारा ये फंक्शन नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 4 लिम्ब अब एक्टिव हो गए. तो हमारे ईयर के अंदर कोई भी चीज़ अगर प्रोजेक्ट करे तो हम अपने हाथ से उसको हटा सकते हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका 4 लिम्ब एक्टिव नहीं है हमारे जैसा, तो उनके पास ऑरिकुलर मसल्स होते हैं पिन्ना के पास, जिसकी हेल्प से पिन्ना को मूव करके वो प्रोटेक्शन लेते हैं. तो ये ऑरिकुलर मसल हमारे पास भी है, लेकिन ये वेस्टिजियल हो चुका है. ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा ह्यूमन बींग भी हमें सुनने को मिलता है जो अपने पिन्ना को मूव कर सकता है. तो दिस इज ऑल्सो रिवर्सन और एटाविज्म. तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो एक एविडेंस है जो ये हमें बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स में ये ऑर्गन फंक्शनल थे, जो कि रिलेटेड एनिमल्स में अभी भी फंक्शनल है. इसका मतलब हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है. ठीक है, नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे एविडेंस हैं जो कि हमारे डेवलपमेंटल स्टेज से जुड़ा हुआ है. यानी कि जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से सेल्स डिवीजन होते हैं, डिवीजन होकर के एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, और ये एम्ब्रियो को हम नरिश करते हैं. तो नरिशमेंट का तरीका चाहे जैसा भी रहा हो, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म में. लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब अगर लोअर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखें तो लोअर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ या फ्लैटवर्म होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं जिसके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. तो वहाँ से फ्लैट वॉर्म्स टू मैमल्स तक के एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज को अगर हम स्टडी करें तो हमें कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिल जाती है. उसी को हम लोग यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में स्टडी करेंगे. ठीक है,
तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटफॉर्म से लेकर मैमल्स तक जितने भी होते हैं सब में हमें कॉमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज देखने को मिलता है। जैसे आपने ह्यूमन बींग का पढ़ा था, ह्यूमन बींग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होता है और क्लीवेज के बाद हमारे पास कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये सारे सेल्स में और डिवीज़न होता है और डिवीज़न होकर के हमारे पास लगभग 32 सेल स्टेज में आते हैं जिसको मॉरूला कहते हैं। फिर हमारा 64 सेल स्टेज होता है, फिर एक सिस्ट बनता है तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इस तरह से हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है वो गैस्ट्रुलर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो ये हमारा जो कि सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है, इसमें स्टेजेस थे कि जाइगोट के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद मॉरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रुलेशन। सेम इतने एडवांस ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ें देखने को मिल रही है, सेम टाइप का डेवलपमेंटल स्टेज हमें प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर के जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है सब में कॉमन ही देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में सिमिलैरिटी है, दैट मीन्स कि वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री। हमारी एंसेस्ट्री कैसी रही होगी? कॉमन रही होगी। ये अलग बात है कि हमने जिस एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस किया उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर में एडवांसमेंट आता चला गया, जिसके कारण हम ज़्यादा एडवांस हो गए एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू प्लैटीहेल्मिन्थ, एज कम्पेयर टू मोलस्का, एज कम्पेयर टू एनालिडा एटसेट्रा। ओके, वैसे अगर आप एम्ब्रियो को स्टडी करें, यानी अगर आप एक एम्ब्रियो के स्टेजेस को ऑब्जर्व करें कि बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज अगर आप फीचर्स को देखेंगे तो सारे में मतलब फ्रॉम पीसेस टू ह्यूमन बीइंग, पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, सेवीज एंड मैमल्स, सब में हमें एम्ब्रियो के कुछ स्टेजेस में बहुत अधिक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। जैसे सबका एम्ब्रियो एक ही जैसा शेप साइज का होगा, सबके पास आई रूडिमेंट का फॉर्मेशन, ईयर रूडिमेंट का फॉर्मेशन, जबकि देखो सबका फीचर कितना अलग है, लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही आई रूडिमेंट बनेंगे, ईयर रूडिमेंट बनेंगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा, टेल प्रेजेंट होगा। ये कॉमन जो फीचर है, ये कॉमन फीचर हमारे पास स्पीसीज से लेकर के सारे मैमल्स में भी देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं से हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकली भी क्या है जुड़े हुए हैं, हमारी एंसेस्ट्री कॉमन रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लॉ को भी डिस्कस करने वाले हैं। जब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉ को देखेंगे। जैसे कि अर्नस्ट हैकेल ने एक लॉ प्रपोज करके दिया था जिसको रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहते हैं। रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहता है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। ऑन्टोजेनी मीन्स आवर ऑन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फाइलोजेनी मीन्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। तो जब हमारा खुद का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो एट दैट टाइम वी रिपीट आवर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यानी हम अपने एंसेस्ट्रल फीचर को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन है ये एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं बर्ड्स के पास टूथ प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि बॉडी वेट बढ़ जाएगा अगर टूथ प्रेजेंट होगा। तो बर्ड्स अराइज किससे हुए? रेप्टिलिया से। रेप्टिलिया के पास टूथ प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में बर्ड को ऑब्जर्व करिएगा तो उनके पास एग टूथ मिलता है जो कि एडल्ट स्टेज में रिप्लेस हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ एग टूथ कहीं ना कहीं से इसको रिपीट करवा रहा है एंसेस्ट्रल फीचर, क्योंकि ये रेप्टिलिया से डिराइव हुए तो रेप्टिलिया के पास टूथ बनता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसके पास भी टूथ बनता है और ये टूथ बाद में रिप्लेस हो जाता है, अलग बात है, लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं अपने एंसेस्ट्रल फीचर को, इसलिए कहा गया ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। चूँकि बर्ड्स रेप्टाइल से अराइज हुए और इसका एक एविडेंस है हमारे पास एक टूथ का होना, इसलिए बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। बर्ड्स को कहा गया ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल में मॉडिफिकेशन हुआ, एडवांसमेंट हुआ तो बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वैसे ही अगर हम अपने हार्ट के डेवलपमेंट को देखें तो हमारा जब 4 चैम्बर्ड हार्ट बनता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। शुरू में हम भी अपने एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। पहले हमारा हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, फिर ये 3 चैम्बर बनता है, फिर पार्टीशन बनता है एंड फाइनली हमारे पास क्या होता है तो 4 चैम्बर्ड हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से क्लियर हो गया।
तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बायोजेनेटिक लॉ. दिस बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय वॉन बेयर and he stated that during our embryonic development generalized features are formed earlier than the specific feature. If we take the example of mammals, in mammals specific features are presence of body hair, presence of diaphragm, presence of mammary gland, etc. and generalized features are heart, brain, etc. तो वन वेयर के अकॉर्डिंग जो जनरलाइज्ड फीचर है वो पहले बन जाते हैं, स्पेसिफिक फीचर बाद में बनते हैं. तो जनरलाइज्ड फीचर हमारा हार्ट पहले बन जाएगा, एओर्टिक आर्च पहले बन जाएगा, ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा, और जो स्पेसिफिक फीचर है बॉडी हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड, डायफ्राम, ये सब हमारे पास बाद में बनेगा. ठीक है, दिस वाज बायोजेनेटिक लॉ. नेक्स्ट एविडेंस इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. पैलियोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स. हमें फॉसिल्स को स्टडी करना है. ठीक है, तो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी इज लियोनार्डो डा विंची और फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी इज सी कुवियर. ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल्स के हेल्प से हमें स्टडी करना है एविडेंस को कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है. तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मिसिंग लिंक. आपने कनेक्टिंग लिंक सुना था. दो टेक्सोनॉमी ग्रुप के फीचर प्रेजेंट था जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हमने कनेक्टिंग लिंक कहा था. अगर वो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उसको हम लोग मिसिंग लिंक कहेंगे. तो मिसिंग लिंक इज एन एविडेंस जो हमें बताएगा कि हमारे पास दो टेक्सोनॉमी ग्रुप के फीचर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. इसका मतलब हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है, हम अपने लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म से ही मॉडिफिकेशन के बाद डिराइव हुए. वन फेमस एग्जाम्पल इज आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, कॉमनली नॉन एज लिजार्ड बर्ड. इसके पास इट इज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड बर्ड्स. रेप्टिलियन फीचर भी है, बर्ड्स के जैसे फीचर भी है, इसलिए ये मिसिंग लिंक हो गया. किसके बीच में? दोनों के बीच में. क्योंकि ये एक्सटिंक्ट है इसलिए ये मिसिंग लिंक है. अभी रेप्टिलियन फीचर को डिस्कस करते हैं कि रेप्टिलिया के जैसा इसके पास क्या है और बर्ड्स के जैसा इसके पास क्या है. तो रेप्टिलिया के जैसा इसके पास लॉन्ग टेल होगा, और अगर लॉन्ग टेल होगा इसका मतलब फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा होगा. ठीक है, तो इसका फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा होगा, लॉन्ग टेल होगा, और फिंगर एंडिंग इनटू क्लॉ. फिंगर का एंडिंग कैसा होगा? क्लॉ के जैसा होगा. ठीक है, और इसके साथ में इसके पास एक और फीचर प्रेजेंट होगा कि यहाँ पर स्टर्नम बोन होता है हमारे चेस्ट में. बर्ड्स में ये स्टर्नम ऐसे थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, मतलब थोड़ा उठा हुआ रहता है, और ऐसे इसमें ऐसे कील लगा रहता है, इसलिए उसका जो बर्ड का चेस्ट आपको दिखता है वो थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ सा दिखता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं कील्ड स्टर्नम. तो रेप्टिलिया के पास कील्ड स्टर्नम नहीं होता, तो इसके पास कील लेस स्टर्नम प्रेजेंट है. लॉन्ग टेल विथ फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा, फिंगर एंडिंग इनटू क्लॉ, एंड keelless sternum is a reptilian feature which is present in Archaeopteryx lithographica. ठीक है, अब एवियन फीचर. एवियन फीचर कैसा होता है? एवियन के बर्ड्स के कैसे होते हैं? हेड छोटे से, राउंड क्रेनियम होता है विथ फ्यूज्ड क्रेनियल बोन. तो पहला फीचर होता है इसके पास कि इसका क्रेनियम कैसा होता है? राउंड होता है, और फ्यूज्ड क्रेनियम बोन होते हैं. इसका फोर लिम्ब मॉडिफाइज टू फॉर्म विंग. तो इसके पास विंग होता है, फोर लिम्ब मॉडिफाई करके विंग का फॉर्मेशन को करता है, और जो हाइंड लिम्ब है उसमें इसके 4 टो प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्चिंग में हेल्प करते हैं. तो ये हमारा एवियन फीचर था जो इसमें हमको देखने को मिलता है. इस तरह से हमने देखा कि आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का क्या हो गया, तो ये मिसिंग लिंक हो गया. किसके किसके बीच में? ये मिसिंग लिंक हो गया हमारे पास रेप्टिलिया के बीच में और बर्ड्स के बीच में, क्योंकि इन दोनों के फीचर इसमें एक साथ प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसे एक दो एग्जांपल प्लांट्स में भी है. टेरिडोस्पर्म एक एग्जांपल होता है जिसको टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच का मिसिंग लिंक कहते हैं, क्योंकि इसमें टेरिडोफाइटा का भी फीचर प्रेजेंट होता है और जिम्नोस्पर्म का फीचर भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. ठीक, अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल एविडेंस को. बायोकेमिकल एविडेंस क्या होगा? हमारे फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में ढेर सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं. आप देखेंगे कि हमारे पास एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करता है. लेकिन ऐसा नहीं कि ये एंजाइम सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट है. स्पॉन्ज जो पोरीफेरा है और सबसे लोएस्ट है ऑर्गेनिज्म, उसके पास भी एमाइलेज और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम प्रेजेंट है. इसलिए इनको हम लोग एंशिएंट एंजाइम कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का वैसे ही डाइजेशन करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन को पेप्टोन्स और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है. तो ये भी एक एविडेंस हो गया हमारे पास में.